नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 8 फरवरी को होगा थर्ड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, देखिए जो पहला जो आपका प्रश्न देखने को मिला था वो पूछा गया था वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे देखने को मिला था। तो आपको बता दें कि वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं आपके हेमंत सोरेन जी हैं। ठीक है, तो आपके इसका राइट आंसर आपका हेमंत सोरेन हो जाएंगे, जो कि दोस्तों आपको बता दें ये आपका 2019 में ये मुख्यमंत्री के रूप में आपका कार्यरत थे। इसके अलावा आपके झारखंड के राज्यपाल के बारे में बता दें तो झारखंड के जो राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस हैं, जो कि झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन और आपके राज्यपाल आपके हो जाएंगे कौन, तो रमेश बैस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल की तरफ से। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें टेक्स्ट बुक स्मार्ट बुक के बारे में, जो कि दोस्तों अभी हाल ही में नया लॉन्च किया गया है। टेक्स्ट बुक के मंच पर 9 वर्षों में हल किए गए करोड़ों प्रश्नों में से 4000 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि दोस्तों आपके आगामी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। यह बुक दोस्तों अभी तक के मार्केट में जितने भी बुक है उसमें से सबसे बहुत ही यूनिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इस बुक की जो सबसे बड़ी 4 खासियत है वह दोस्तों आपका टाइम टू आंसर क्वेश्चन। जैसे ही बुक को आप ओपन कीजिएगा तो आपके क्वेश्चन के बगल में दोस्तों आपको एक टाइम देखने को मिलेगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि इस क्वेश्चन को कितने समय में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस दूसरा है दोस्तों आपका स्मार्ट आंसर की, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन का दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल सकेगा कौन सही ऑप्शन को कितने % लोगों ने सिलेक्ट किया है और गलत को। मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको है तो चारों ऑप्शन का परसेंटेज भी आपको देखने को मिलेगा कि कितने % लोगों ने इस ऑप्शन को है जो कि सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसका और तीसरा जो सबसे बड़ा खासियत आपका है सोल्यूशन इनसाइडर, मतलब कि दोस्तों चारों ऑप्शन का आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। मान लीजिए बी ऑप्शन अगर आपका सही है तो ये क्यों है, और बाकी जो ऑप्शन गलत है तो वो क्यों है, सभी ऑप्शन का आपको सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी खासियत दोस्तों का फ्री वीडियो लेसन। जैसे आप बुक को ओपन कीजिएगा तो आपको चैप्टर को ओपन कीजिएगा तो इसको सेंटर में दोस्तों आपको एक यहाँ पर QR स्कैनर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसको स्कैन कीजिएगा तो आपको इस वीडियो का या चैप्टर का आपको सोल्यूशन भी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। ये बुक दोस्तों अभी 2 लैंग्वेज में आपको लॉन्च किया गया, पहला आपका हिंदी, दूसरा अंग्रेजी। ये बुक दोस्तों आपका अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे आपको देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो आपसे पूछा गया था कि केरल का जो विशु जो त्यौहार है वो दोस्तों आपका किस धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो विशु त्यौहार आप लोग को मालूम होगा, ये बहुत सारे शिफ्टों में प्रश्न बन चुका था कि विशु दोस्तों किस राज्य का लोक पर्व है या त्यौहार है, तो आपका केरल का था। लेकिन इस बार पूछा गया था कि जो विशु पर्व है या विशु त्यौहार है वो केरल में किस धर्म के लोग हैं जो कि इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो विशु त्यौहार के बारे में बता दें तो केरल का प्राचीनतम पर्वों में से एक है। मेष संक्रांति के दिन केरल में नए साल का आरंभ होता है। विशु पर्व भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि से प्रवेश करते ही नववर्ष का आरंभ माना जाता है और केरल में विशु त्यौहार जो कि मनाया जाता है। तो आप लोग को भगवान विष्णु और भगवान जो श्री कृष्ण किस धर्म से संबंधित, तो आपका हिंदू धर्म से संबंधित है। तो आपके जो विशु जो त्यौहार है आपका हिंदू धर्म से ही संबंधित हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू। ठीक है, तो केरल में विशु त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। किस किस भगवान को समर्पित है, तो विष्णु और श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। और ये आपका केरल का कौन सा त्यौहार है, तो आपका ये नव वर्ष का त्यौहार है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जो गरीबी उन्मूलन है वो आपका किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको आया था। तो गरीबी उन्मूलन का जो नारा है दोस्तों आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका 1974 से 1978 तक आपका चला था गरीबी योजना। ठीक है, ये तो आपका ये देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा आपका 1971 के आम चुनाव में दिया गया था। ठीक है, इस नारे का जो उपयोग है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था और हमारे देश में 5वीं योजना के समय निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य में स्वीकार किया गया था। तो गरीबी हटाओ आपका 5वीं और आपका जो नारा है वो आपका चौथी में ही शुरू कर दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रोलिंग प्लान है जो कि किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो 2 क्वेश्चन आपको आज रोलिंग प्लान से देखने को मिले हैं, तो आपका ये पूछा गया था। तो रोलिंग प्लान की बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय के बाद ये लागू किया गया था। ये 2 वर्षीय योजना था जिसे 1978 से 1980 तक लागू किया गया था और जो जनता पार्टी के सरकार के द्वारा इस योजना को है जो कि आपको लाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हरित क्रांति है जो कि किस वर्ष आया था। तो दोस्तों आपको बता दें जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था आपका 1960 के दशक में हुआ था और भारतीय हरित क्रांति के जो जनक है आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माने जाते हैं। इस क्रांति के नाम इसलिए दोस्तों इस क्रांति को इसलिए नाम दिया गया था क्रांति का क्योंकि 1960 के पहले आपका भारत अपनी खाद्य पदार्थ की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरों देशों के ऊपर निर्भर हुआ करता था, लेकिन इस क्रांति के बाद भारत इतना सक्षम हो पाया था कि वो अपने देश के नागरिकों का पेट आसानी से भर पाया था। ठीक है, ये इसके अलावा हरित क्रांति का जो मुख्य रूप से आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में ज़्यादा देखने को मिला था और ऐसे क्षेत्रों में अपनी ज़्यादा पैदावार हुई थी। सरकार को कई सरकारी स्कूलों को बंद कर उसमें इन अनाजों को रखना पड़ा था हरित क्रांति के समय। ठीक है,
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मिल्खा जो सिंह है वो किस गेम में मेडल जीते थे। तो मिल्खा सिंह के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ में ट्रैक एवं फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, तो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, दोनों में दोस्तों मिल्खा सिंह है जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार अपना देख लीजिएगा, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में से आपका कोई एक ही आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले तो बता दें कि जो मिल्खा सिंह है आपका ओलंपिक में कोई मेडल अभी तक नहीं जीत पाए थे, फिर भी इनका जो नाम है बहुत ज़्यादा बन चुका था। ठीक है, 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीयों की टीम भी गोल्ड मेडल जीतने से चूक गया था, साथ ही मिल्खा सिंह भी अपनी मेडल को हासिल करने से चूक गए हैं। तो मिल्खा सिंह ने ओलंपिक में कोई भी मेडल आपका नहीं जीत पाए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि सेकंड सीडीएस कौन है। तो वर्तमान में आपको बता दें कि भारतीय सेना के जो रिटायर्ड आपके लेफ्टिनेंट जनरल आपके अनिल चौहान जी हैं वो आपके देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो आपके सेकंड सीडीएस कौन है, तो आपका अनिल सिंह चौहान हो जाएंगे। इसके अलावा फर्स्ट सीडीएस की बात की जाएगी तो जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका दोस्तों आपका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। आपको मालूम होगा आपका तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में इनका कहीं जा रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद से सीडीएस का पद खाली था, फिर आपका सीडीएस का जो पद है आपका अनिल चौहान जी को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया तो आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम में आपके कितने स्टेप्स होते हैं, इस प्रकार का कोई प्रश्न है जो कि आपको देखने को मिला था। तो मोहिनीअट्टम की बात करेंगे दोस्तों तो भारत के केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, पहला मोहिनीअट्टम, दूसरा आपका कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोनी के नाम से बना हुआ था। मोनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु के धारण किया था, इसलिए ताकि बुरी ताकतों को ऊपर अच्छी ताकतों का जीत हो सके। ठीक है, इसको दोस्तों हाथों के इशारे संख्या को 24 मुख्य रूप से हस्त लक्षण दीपिका से लाया गया है। तो इसका राइट आंसर शायद आपका 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दोस्तों आपको दिया गया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या आया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मीटर हो जाएगा। विद्युत धारा को मीटर के द्वारा मापा जाता है। मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ को धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह दिश धारा या प्रत्यावर्ती धारा को एम्पियर जिसका सिंबल एम होता है उसमें मापा जाता है। इसमें बहुत कम प्रतिरोध और प्रेरक प्रतिक्रियाओं के साथ कुंडलियों का एक समूह होता है। यह बहुत ही कम प्रतिबाधा के लिए अनुमति देता है। यह बल जो विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, इसके अलावा बैरोमीटर की बात करेंगे तो बैरोमीटर दोस्तों आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर दोस्तों आपका आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दोनों प्रश्न आपके बन चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों भीमोमापी की बात करेंगे। भीमोमापी का तो एक परिपथ ईएमएफ बहुत सटीक रूप से मापन किया जाता है भीमोमापी के द्वारा। वोल्टमीटर या कुलोमीटर की बात करेंगे तो विद्युत अपघटन की क्रिया को माध्यम से विद्युत की मात्रा को मापने की जो आपका उपकरण है आपके वोल्टमीटर हैं ये। इसके अलावा दोस्तों आपका वोल्टमीटर एक परिपथ का टर्मिनल विभवांतर भी नापा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भाषाएं जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो आपके भाषाएं हैं दोस्तों आपका 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में आपका 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में आपका 22 भाषा है, लेकिन जब संविधान आपका बना था मूल रूप से तो आपका 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दिया गया था। ठीक है, जिसके बाद में आपका इसमें सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन को 1967 में होता है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो आपको बता दें वर्तमान में आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, मूल रूप में आपका 14 था। कौन कौन से भाषा है तो दोस्तों आपका असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये आपके 22 भाषाएं भारतीय संविधान में वर्तमान समय में वर्णित है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के आपके थर्ड सीट में पूछे गए। और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि आपका जो फायान नाम से कोई आपका क्वेश्चन आया था कि फायान दोस्तों आपका किस देश से आपका आया था, तो ये आपका शायद चीन से आया था। तो ऐसा ही कुछ प्रश्न आपसे देखने को मिला था। और भी प्रश्न अगर छूट गए होंगे तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर दीजिएगा इसके। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।